हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्क एनर्जी पावर का लास्ट टॉपिक पावर डिस्कस करेंगे। पावर होता है बच्चों रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि किसी ने कितना वर्क कितने टाइम में किया वो उसका पावर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर की जो यूनिट होती है दैट इज जूल पर सेकेंड या फिर वॉट। मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर हम इसका देखें तो पावर P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। यहाँ पे W जो है बच्चों वो वर्क है और T हमारा टाइम है। स्केलर क्वांटिटी होती है पावर। अब बच्चों पावर में जो है इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे लेट्स से एक पर्सन है ए और वो 1000 जूल वर्क करता है 10 सेकंड में, ठीक है। और एक पर्सन है बी, वो जो है 5000 जूल जो है वर्क किया 100 सेकंड में, ठीक है। 5000 जूल वर्क किया इसने 100 सेकंड में। तो अगर आपसे पूछा जाए ज्यादा वर्क किसने किया, ऑब्वियसली ज्यादा वर्क जो है उसने बी ने किया है, बी ने ज्यादा वर्क किया है। लेकिन अगर हम पावर की बात करें कि पावर किसका ज्यादा है, तो पावर अगर बच्चों हम ए का पावर निकालें इस फॉर्मूले से तो पावर क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर हो गया हमारा कितना 1000 अपॉन 10, है ना, यानी कितना 100 जूल पर सेकेंड या फिर 100 वॉट। और अगर हम इसी बी के लिए डिस्कस करें बच्चों, अगर हम बी के लिए डिस्कस करें तो बी के लिए कितना हो जाएगा पावर P इज इक्वल टू 5000 अपॉन 100। इसके लिए आ जाएगा बच्चों 50 वॉट। तो आप देख सकते हैं कि 50 वॉट ज्यादा है या 100 वॉट। 100 वॉट ज्यादा है, यानी हमने देखा कि वर्क डन भले ही इसका ज्यादा था, लेकिन अगर बात करें हम पावर की तो पावर हमारा ए का ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसने जो ये 1000 जूल का वर्क किया है 10 सेकेंड में ही कर दिया है। अगर इसके रेट से काम करता बी वाले के रेट से, तो ये जो हमारा 1000 जूल का वर्क है ये 20 सेकेंड में करता। तो पावर और वर्क दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। हमें जरूरी नहीं कि जो ज्यादा वर्क किया उसकी पावर भी ज्यादा होगी, जितना जल्दी जो वर्क करेगा उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी। मतलब इसको हम लोग पावर को बोलते हैं स्पीड ऑफ वर्क भी बोलते हैं, मेजर ऑफ स्पीड ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। तो ये होता है हमारा बच्चों पावर। और हम लोग पावर पे कुछ छोटे कुछ इजी से न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं एक दो। पावर के बच्चे कुछ और यूनिट्स होते हैं जो मैंने लिखा था, मिटा दिया, आपको बताया नहीं मैंने। जैसे किलोवाट, एक ये भी एक पावर का यूनिट होता है। किलोवाट होता है बच्चों, एक किलोवाट में 1000 वॉट। और एक हमारा और पॉपुलर यूनिट है एचपी, हॉर्स पावर, है ना। 1 हॉर्स पावर, दिस इज अप्रोक्सीमेटली बच्चों 745.7 वॉट, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 745.7 वॉट, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 746 वॉट लिख लेते हैं। तो ये कुछ पावर के यूनिट्स हो गए जो आपको याद होने चाहिए। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा एचपी में दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा एचपी, कि अ मैन हैज अ मैन या फिर a machine has power of 10 HP, then find out the work done by this machine in 5 seconds, है ना। चलिए हम इसको सॉल्व भी करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि देयर इज अ मशीन ऑफ पावर 7 पावर 10 HP, ठीक है। देन फाइंड आउट द वर्क डन बाय दिस मशीन इन 10 सेकेंड्स। तो अब 10 को तो हमें वर्क को क्या करना पड़ेगा, जूल में लिखेंगे ना। तो जूल में लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे 10 HP इंटू टाइम, ये हमारा वर्क हो गया। पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, पावर की वैल्यू पुट करेंगे 10 HP इंटू 10 सेकेंड्स। तो 10 HP को हम लोग क्या कर लेंगे किलोवाट में चेंज कर लेंगे, 746 इंटू 10 कितना हो गया बताइए, 74600 जूल। इतना वर्क डन करेगा वो 10 सेकेंड्स में, ठीक है। चलिए और कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं हम लोग पावर पे। जैसे लेट्स से बच्चों आपको ऐसा कहा गया कि है ना, कि देयर इज अ बॉय ऑफ मास लेट्स से 40 kg. There is a boy of mass 40 kg and he climbed up stair
1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेट्स से है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है यहाँ तक तो a boy of mass 40 kg climbs up 10 stairs है ना मास जो है बॉय का दैट इज 40 kg एंड ही क्लाइम्स अप 10 stairs and height of one stair is given as 5 centimeter. 5 centimeter is quite less. Let's say 10 centimeter. Then find out the work done by this boy and power of this boy if he climbed up in 4 seconds. ठीक है तो हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है द फर्स्ट थिंग वी हैव टू फाइंड आउट इज वर्क डन एंड सेकेंड थिंग वी हैव टू फाइंड आउट इज पावर ठीक है देखिए अब बच्चों हमारा वर्क डन क्या होगा वर्क डन विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पता है हमें अब यहाँ पे फोर्स क्या होगा बच्चों ये अगर क्लाइंब अप कर रहा है इसके नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है कितना वेट इसका mg तो अगर ये ऊपर चढ़ रहा है मतलब mg को टैकल करके मतलब mg के बराबर स्लोली चढ़ेगा ना ऐसा थोड़ा तो ये इसकी वेलोसिटी गेन करता चलता है नहीं ना जितना इसका वेट है उतना ही फोर्स ये अपने पे ऊपर लगा के यहाँ पे आ गया फिर उतना ही फोर्स लगा के ये यहाँ पे आ गया ठीक है तो मतलब इस पे नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स इसका वेट लग रहा है लेकिन ये उस वेट को कैंसल आउट करके ऊपर की ओर चढ़ रहा है मतलब जितना इसका वेट है उतना ही ये फोर्स लगा रहा है ऊपर की ओर तो इसका वेट अगर कितना होगा अगर मास 40 kg है तो वेट हो जाएगा बच्चों mg और डिस्प्लेसमेंट कितना इसने 10 स्टेयर्स चढ़ा है ठीक है ना और 10 स्टेयर्स और एक स्टेयर की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर मैंने 10 सेंटीमीटर को यहाँ पे बच्चों मीटर में चेंज कर दिया है तो 0.1 मीटर mg की वैल्यू पुट करता हूं मैं g मैं 10 लूंगा तो m हो गया 40 g ले लिया मैंने 10 और 10 0.1 हो गया 1 यानी बच्चों हमारा वर्क डन आ गया काफी सिंपल 400 जूल इस बच्चे ने 400 जूल वर्क डन किया है बात करें अगर पावर की आपको पता है पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम वर्क डन कितना है हमारा 400 जूल वर्क टाइम हो गया 400 वॉट ऑलराइट चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अभी इस पे थोड़ा सा एक मैं और ऐसा ही प्रॉब्लम करता हूँ जैसे लेट्स से कि देयर इज अनदर बॉय है ना और उसका मास है 60 kg उसका मास है 60 kg और फिर ये भी 10 स्टेयर्स चढ़ता ये भी हमारा 10 स्टेयर्स चढ़ता इतने ही सेकंड में 4 सेकंड में ही तो उसका पावर क्या आता बच्चों हमारा ज्यादा आता क्यों क्योंकि वर्क डन भी ज्यादा हो जाता m ज्यादा हो जाता ना तो ये जो 400 आया है वो 600 जूल आ जाता और यहाँ पे हमारा पावर आ जाता 150 वॉट ठीक है अभी अगर मान लीजिए ऐसा कहा गया कि ये 60 kg का जो पर्सन है वो 20 स्टेयर्स चढ़ गया है ना ये जो 60 kg का पर्सन है ये हमारा चढ़ गया 20 स्टेयर्स है ना कितने देर में लेट्स से 20 सेकंड्स में ठीक है 20 सेकंड्स में चढ़ गया ये हमारा 20 स्टेयर्स और ये हमारा m इज इक्वल टू 40 kg वाला जो बॉय है ये हमारा जो इसने जो 10 स्टेयर्स ही चढ़ा है कितने देर में 4 सेकंड में अभी पूछा गया पावर इसकी ज्यादा है या इस 40 kg वाले की ज्यादा है तो बच्चों इसका पावर तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है 100 वॉट अभी 60 kg वाले अगर हमें पावर निकालना है तो वैसे ही हम लोग वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चों mgh m कितना हो गया हमारा 60 g ले लिया मैंने 10 और अगर मैं बात करूं h की तो 20 स्टेयर्स चढ़ा है एक स्टेयर्स की हाइट है 10 यानी 20 इंटू 0.1 मीटर ये सेंटीमीटर है ना तो 0.1 मीटर तो हमारा यहाँ से ये कैंसल आउट हो गया ठीक है ये 2 बच गया 2 इंटू 10 इंटू 60 कितना आ गया हमारा बच्चों 1200 जूल राइट 1200 जूल पावर की बात करें तो कितना हो गया 1200 अपॉन टाइम कितना टाइम लिया इसने 20 सेकंड ये वर्क डन अपॉन टाइम ये वर्क डन हो गया हमारा और ये 20 सेकंड टाइम हो गया तो कितना आ गया पावर 60 वॉट तो आप क्या कहेंगे कि नहीं जो 40 kg वाला जो बॉय है उसकी पावर ज्यादा है ठीक है ना तो
इस तरीके से बच्चों में पावर के प्रॉब्लम्स अगर आते हैं तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब थोड़े से कुछ और प्रॉब्लम करें बच्चों, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक फोर्स लग रहा है इस पे, एक ब्लॉक पे, इसका मास आप ले लीजिए m, और इस पे आप फोर्स लगा रहे हैं F। इस पे जो है आप फोर्स लगा रहे हैं F, और इसको आपने कुछ डिस्टेंस s मूव कराया। आपने इसको s डिस्टेंस मूव कराया t टाइम में। और एक इंफॉर्मेशन और दी हुई है आपको, वो इंफॉर्मेशन हमारी ये है कि ये जो मूव किया हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब फोर्स लग रहा है तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कैसे करेगा। जैसे यहाँ पे अगर फोर्स लग रहा है आगे की ओर, तो फिर ये हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कैसे करेगा। बच्चों मूव कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन होगा ना, और जब एक्सेलरेशन हमारा नॉन जीरो हो तो वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट रह ही नहीं सकता। बिल्कुल, आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों, फोर्स ये आगे लग रहा है। मैंने नेट फोर्स को मैंने जीरो, जैसे नेट फोर्स है ना, वो हमारा इस केस में जीरो हो जाएगा। तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो तो फिर भी कांस्टेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है? फिर तुम्हारा भी कांस्टेंट हो सकता है ना। मतलब ये एक ऐसा सिनेरियो है जहां पे जितना फोर्स F आगे लग रहा है उतना ही फोर्स F पीछे लग रहा है। ठीक है, तो ये उतना ही फोर्स लगा के इसको आगे लेके जा रहा है। जैसे हमने जो स्टेयर्स वाला प्रॉब्लम किया, नीचे mg लग रहा था तो वो mg फोर्स लगा के ही अपने आप को ऊपर लेके जा रहा था। तो अगर हम उसका एक्सेलरेशन देखें बच्चों, तो उसका एक्सेलरेशन जीरो है। अगर उस पर नेट एक्सेलरेशन की बात करें तो नेट एक्सेलरेशन उसकी क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे भी हमारा वही हो रहा है, नेट एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फिर हमारी जो है फोर्स जो है बच्चों हमारी वो कांस्टेंट रह के भी हम इसको फोर्स हम लोग रख के इसको, या फिर फोर्स कांस्टेंट रख के भी हम लोग इसको मूव करा सकते हैं एक कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो इस केस में बच्चों हमारा अगर हम बात करें पावर की, तो पावर होता है हमारा वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन क्या हो गया हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमने फोर्स को कांस्टेंट लिया, फोर्स हमने बाहर ले लिया, और s बाई टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन जीरो, तो उसके केस में हमारा s बाई टी क्या होता है, वेलोसिटी के बराबर। तो ये हो गया बच्चों हमारा एफ भी, यानी पावर का हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया एफ भी, फोर्स इनटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी दी हुई है आपको, फोर्स दी हुई है, तो भी आप पावर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, पावर का आप ये डॉट प्रोडक्ट, जो एनसीजीएस वाले बच्चे हैं वो इस फॉर्मूले को भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। जल्दी ही आपके एनसीजीएस में वेक्टर्स के वीडियो अपलोड हो जाएंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप इसको लिख लें और इसको स्टार मार्क करके एनसीजीएस मेंशन कर लीजिएगा, है ना। एनसीजीएस में जब आपका वेक्टर वाला वीडियो अपलोड होगा तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। बच्चों एक फॉर्मूला हमारा ये भी मिल गया कि पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। हमारे उसके लिए कंडीशन है कि फोर्स भी हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, फोर्स हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, जैसा कि हमारा mg था, कांस्टेंट फोर्स से ऊपर जा रहा था ये। ठीक है ना। और फिलहाल आपको, वैसे तो बच्चों हमारा ये जो फॉर्मूला होता है ये तब भी होता है जब हमारा ये किसी एक इंस्टेंट पे भी हम लोग किसी एक इंस्टेंट पे भी पावर निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। लेकिन अभी आप उतना नहीं जाइए, उतना डिटेल में, है ना। आप बस ये याद रखिए P इज इक्वल टू एफ वी। ठीक है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट और फोर्स भी कांस्टेंट। अभी आपको जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें आपको फोर्स कांस्टेंट रखा जाएगा, वेलोसिटी भी कांस्टेंट रखी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा गया कि फाइंड आउट द पावर ऑफ अ बॉय of mass 10 kg who is climbing over a rope, who is climbing with the rope by a constant velocity of 25 मीटर पर सेकेंड, है ना। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक रोप हो गया, एंड हेयर इज दिस बॉय जो कि इस रोप पे ऊपर जा रहा है। ठीक है ना, कितनी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो मास है वो है
40 केजी का बॉय कैसे 10 केजी सॉरी 40 केजी लीजिए आप यहाँ पे, है ना, इसका मास आप लीजिए 40 केजी। तो अगर हम बात करें बच्चों इसमें पावर की, तो पावर कितना हो जाएगा हमारा P इज इक्वल टू एफ भी, एफ कितना हो गया हमारा, इसका मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वेट निकल जाएगा, और इतना ही फोर्स ये ऊपर लगा रहा होगा तभी तो हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो ये हो गया हमारा फोर्स हो गया mg इंटू भी, m हो गया 40, g हो गया 10 और v हो गया हमारा 25। कितना आंसर आ गया 400 इंटू 25, 25 इंटू 400 और उसके पास 2 जीरो और, यानी पावर हो गया बच्चों इसका 10,000 वॉट। ठीक है ना, 10,000 वॉट हो गया इस बॉय की, तो बॉय नहीं सुपर बॉय हो गया, क्योंकि 10,000 वॉट की पावर काफी स्ट्रॉन्ग पावर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग पावर के प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, P इज इक्वल टू W बाई T भी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब, और अब हम लोग पढ़ेंगे, अब देखते हैं बच्चों हम लोग कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में। तो बच्चों आपने देखा होगा, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा, तो उसमें जैसे आया कि आपने पिछले महीने 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज किया है। तो बच्चों ये 1 यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी का है वो है क्या, उसको हम लोग देखते हैं। तो बच्चों 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हमारा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करें, तो ये होता है 1 किलोवाट आवर। मतलब कि इफ a machine या फिर electrical appliance which is consuming 1000 joule in 1 second, यानी power of 1000 watt, an electrical appliance of power 1000 watt is continuously used for 1 hour, then 1 unit of energy will be consumed। ठीक है, तो ए 1 कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कितना होता है बच्चों 1 किलोवाट आवर। अगर हम इसको जूल में चेंज करें, अगर हम इसको जूल में चेंज करें, तो 1 किलोवाट को पहले वॉट में लिखते हैं, तो 1000 वॉट हो गया, और आर को हम लोग क्या करेंगे बच्चों सेकंड में चेंज करेंगे। तो 1 आर को सेकंड में चेंज करें तो कितना हो जाएगा 3600 सेकंड्स, है ना। तो ये कितना हो गया आप देखें 3600, है ना, और फिर 000 जूल। क्या किया हमने, सिंपल किलोवाट को वॉट में चेंज किया, आर को सेकंड में चेंज कर दिया, हमारा जूल में कन्वर्ट हो गया। तो क्योंकि हमने देखा था ना वॉट इंटू सेकंड इज जूल, तो यहां से हम इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3.6 इंटू 1 2 3 4 5 6 10 टू द पावर 6 जूल। तो 1 commercial unit of energy is equal to 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule। ठीक है, तो अगर जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो जिसका पावर 1000 वॉट है, और उसको आपने 1 घंटे यूज किया, तो आपका 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। जैसे कि 1 यूनिट, अगर मान लीजिए कि आपके एरिया में अगर इलेक्ट्रिसिटी का रेट 1 यूनिट का 12 रुपीज है, तो आपने 12 रुपीज खर्च कर दिए। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ऐसा दिया हुआ हो बच्चों कि एक फैन है जिसकी पावर दी हुई है आपको 1000 वॉट, एक फैन है जिसकी पावर आपको दी हुई है 1000 वॉट, और इसको आपने यूज किया है लेट्स से 20 आवर्स कंटिन्यूअसली। एक 100 वॉट का एक फैन है जिसकी की पावर दी हुई है 100 वॉट, इसको आपने कंटिन्यूअसली 20 आवर्स यूज किया। ठीक है, और आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है लेट्स से दैट इज 12 रुपीज पर यूनिट। तो आप बताइए कि बस इस फैन की वजह से, इस फैन के यूज करने की वजह से आपने कितने रुपए की इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ली। काफी सिंपल है,
हम सबसे पहले यूनिट निकालेंगे, यूनिट कितना हुआ। तो इसको सबसे पहले तो आप क्या करो, जूल में कितना एनर्जी इसने कंज्यूम किया वो निकाल लीजिए, वो भी एक मेथड है। या तो आप डायरेक्टली यहीं से इसको किलोवाट आवर में आप चेंज कर सकते हैं, यहीं से इसको आप किलोवाट आवर में चेंज कर सकते हैं। पहले मैं आपको पूरा जूल में कंज्यूम करके, पूरा जूल में कन्वर्ट करके फिर समझाता हूँ। जैसे लेट्स से अगर मैं जूल में कन्वर्ट करूं बच्चों, तो वर्क डन कितना होता है हमारा, पावर इनटू टाइम। इस अप्लायंस का पावर कितना है 100 वॉट, टाइम कितना लिया इसने 20 आवर्स। इस 20 आवर्स को मैं सेकंड में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 20 इंटू 3600, कितना हो गया बताएं आप। तो 36 इंटू 2 हो गया हमारा 72, और 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो कितना हो गया बच्चा बताओ, ये हो गया हमारा 7। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7.2 इंटू 10⁻6 जूल, ऐसे भी लिख सकते हैं ना आप इसको, 1 2 3 4 5 6। तो 7.2 इंटू 10⁻6 जूल, इतना आपने एनर्जी कंज्यूम किया। अब आप देखें यहां पे कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल मतलब 1 यूनिट। अगर आपने इतनी एनर्जी कंज्यूम की मतलब आपने 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम की है। तो 7.2 इंटू 10⁻6 जूल के केस में कितना हो जाएगा बच्चों, 7.2 इंटू 10⁻6 अपॉन 3.6 इंटू 10⁻6। डायरेक्टली कर दिया मैंने, यूनिटरी मेथड आपको आता होगा, अच्छे से आता होगा। तो ये हो गया हमारा 2, ये कैंसिल आउट। बच्चों कितना हो गया 2 यूनिट, और एक यूनिट का रेट है 20 रुपीज, तो 2 यूनिट का, सॉरी एक यूनिट का रेट है 12 रुपीज, तो 2 यूनिट का हो गया 24 रुपीज। तो आपने 24 रुपीज का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लिया, ठीक है। अब हम लोग ऐसा ही एक और प्रॉब्लम करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे बच्चों लेट्स से आपको ऐसा दिया हुआ है कि आपके घर में 5 फैंस हैं, है ना, और लेट्स से 3 एसीज, है ना, 10 एलईडीज, ठीक है, 1 रेफ्रिजरेटर, ठीक है, मान लेते हैं इतना ही। इतने सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आपने कंटिन्यूअसली यूज किया 10 आवर्स के लिए, कंटिन्यूअसली आपने यूज किया 10 आवर्स के लिए। तो आप बताइए आपने कितना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, कितने यूनिट आपने कंज्यूम किया इलेक्ट्रिसिटी, आपको बताना है। काफी सिंपल है, क्या करेंगे हम लोग, आपका वर्क डन निकाल के 3.6 इंटू 10⁻6 जूल से डिवाइड कर देंगे और हमारा फिर आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आपको ये मैं थोड़ा सा करके बताता हूं, पूरा आप इसको सॉल्व करके और कमेंट में आंसर लिखेंगे आप सब कि आप सबका आंसर कितना आया है। मैं आपको बस थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, कंप्लीट आपको करके और आंसर जरूर लिखना है आपको। तो 5 फैंस का कितना हो गया बच्चों, ओके। मैंने इन सबका पावर भी देखो आपको नहीं बताया, तो पावर भी मैं आपको बता देता हूं। तो बच्चों अगर फैन के पावर की बात करूं, यही लिख देता हूं मैं, ठीक है। फैन की जो पावर है वो है 100 वॉट। अगर मैं एसी के पावर की बात करूं तो ये है 2000 वॉट। एलईडी के पावर की बात करूं तो दिस इज 20 वॉट, और रेफ्रिजरेटर का आप ले लीजिए एवरेज 1000 वॉट। 1000 वॉट पावर हो गया हमारा रेफ्रिजरेटर का, एलईडीज का 20 वॉट, और हमारा एसी का 2000 वॉट, और फैंस का 100 वॉट, और आपने यूज किया है 10 आवर्स के लिए। बच्चों अगर मैं फैन के लिए बात करूं कि वर्क डन बाय फैन, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय फैन, तो कितना हो गया 5 फैंस इंटू 100 वॉट, ठीक है ना। एक 100 कर रहा है, 5 कितना करेगा, 5 इंटू 100, ठीक है। कितने आवर्स हमने यूज किया, तो पावर हो गया
कितना आवर यूज किया, 10 आवर्स। तो टाइम लिखिए यहाँ पे 10 आवर्स, आर को सेंटीमीटर में चेंज, सॉरी सेकंड में चेंज कर दीजिए, तो 3600। कितना हो गया बताइए। तो ये हो गया 36 इंटू 5 180। ठीक है, 36 इंटू 5 180 हो गया। अब आप देखें 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। तो बच्चों ये हो गया हमारा, आपने इसको 10 टू द पावर 6 में लिखे, क्योंकि मैं 10 टू द पावर 6 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइड करना है ना, तो 10 टू द पावर 6 रखते हैं। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी 18 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। वैसे ही आप निकाल लें किसका, एसीज का, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 2000 इंटू 10 आवर्स, यानी 10 इंटू 3600। कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 6 और 6 इंटू 36, 6 इंटू 36 कितना होता है बच्चों 216। तो और फिर जीरो कितने 1 2 3 4 5 6, है ना 2 3 3 6। इसको अगर हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 216 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। सिमिलरली आप एलईडी का निकालिए, रेफ्रिजरेटर का निकालिए, सबको ऐड करिए और फिर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 से डिवाइड कर दीजिए, आपको निकल जाएगा कितना यूनिट आपने कंज्यूम किया। ठीक है, मतलब ये जो आपके अप्लायंसेज हैं उन्होंने कंज्यूम किया, ठीक है, आपने नहीं कंज्यूम किया, जो अप्लायंसेज हैं उन्होंने। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ये तो काफी इजी कॉन्सेप्ट्स थे बच्चों। इसको आपको मैं जैसे बताया था कि आप किलो वॉट आवर वाला कॉन्सेप्ट भी लगा के कर सकते हो, तो ये अभी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्रॉपर मेथड सॉल्व करें, क्योंकि अगर स्कूल में आता है आपके तो आप ऐसे सॉल्व करोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, जैसे देखो 510 आवर्स, तो आपने यहाँ थोड़ा सा डायरेक्टली आप कर सकते हो। जैसे 500 यानी कितना हो गया हाफ किलो वॉट, हाफ किलो वॉट 500 हो गया ना, 500 वॉट हाफ किलो वॉट इंटू कितना आवर्स 10 आवर्स, तो यहाँ पे आपने डायरेक्टली इसको कर दिया ऐसे 10 आवर्स। कितना हो गया 5 किलो वॉट आवर, यानी कि 5 यूनिट। तो फैन का हो गया हमारा 5 यूनिट। वैसे ही आप एसी का भी निकाल सकते हो, 2000 वॉट यानी कितना बच्चों 2 किलो वॉट इंटू 10 आवर्स, तो कितना हो गया हमारा 20 किलो वाट आवर, यानी कितना 20 यूनिट। ठीक है, 10 एलईडीज, तो 10 एलईडीज कितना 20 वॉट, तो ये कितना हो गया बच्चों हमारा 10 इंटू 20, 10 इंटू 20 यानी कि 200, 200 वॉट यानी कि 0.2 किलो वॉट इंटू 10 आवर्स, तो कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 2 2 किलो वॉट आवर, यानी 2 यूनिट। वन रेफ्रिजरेटर 1000 वॉट 10 आवर्स, तो कितना हो गया बच्चों 1 किलो वॉट इंटू 10 आवर्स, यानी कितना हो गया 10 किलो वॉट आवर, यानी 10 यूनिट। टोटल कितना हो गया 10 टू 12, 12 प्लस 20 32, 32 प्लस 5 37, तो आपने 37 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है। तो ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको पहला चीज तो ये है कि ये ध्यान रखना पड़ेगा किलो वॉट आवर, है ना, और दूसरा चीज थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन भी आपकी फास्ट होनी चाहिए। तो फिलहाल आपको मैंने जो मेथड वो बताया था उसको आप फॉलो करें। इसको आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एक बार फ्लुएंसी आ जाती है आपको, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसको यूज कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग पढ़ने वाले बच्चों, ये देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन क्लास 9th में नहीं है, क्लास 11th में है। एनएससीजीएस में काफी हेल्प करता है, और वैसे भी एनएससीजीएस के अलावा भी बाकी बहुत सारे स्कूल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं आपके, उसमें भी काफी हेल्प करता है और काफी आसान भी है। जैसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, पहले तो मैं लिख देता हूं इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन।
वर्टिकल सर्कुलर मोशन। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एक रॉड से, इस ये रॉड जो लिया बच्चों दैट इज मासलेस, एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है m मास का यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और आपसे पूछा गया यहाँ पे कि बताइए यहाँ पे कितनी वेलोसिटी, इसको मिनिमम वेलोसिटी, यहाँ पे इसको मिनिमम कितनी वेलोसिटी दें कि हमारा ये एक कंप्लीट सर्कल में घूमे। बताइए यहाँ पे हम इसको कितनी मिनिमम वेलोसिटी दें कि हमारा ये एक कंप्लीट सर्कल में रिवॉल्व कर पाए। तो कंप्लीट सर्कल रिवॉल्व या फिर कंप्लीट सर्कल ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी आपको निकालनी है। बच्चों देखो ये हमारा रॉड से कनेक्टेड है, अगर हम ये बता दें आपको कि यहां तक पहुंचने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए, यहां तक पहुंचने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, एक बार ये यहां पहुंच गया, एक बार ये यहां पहुंच गया और इसको आगे जाने की टेंडेंसी है, तो क्या होगा, नीचे गिरेगा ही। यहां पे पहुंचने के बाद क्या होगा, एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचना है और इसकी इधर जाने की ओर टेंडेंसी भी है, मतलब इसकी थोड़ी सी वेलोसिटी, बहुत ही थोड़ी वेलोसिटी इधर की ओर अभी बची हुई है, तो हमारा क्या हो गया, ये आगे की ओर आएगा और आएगा तो क्या करेगा, सर्कल ही ड्रॉ करेगा, आएगा तो हमारा सर्कल ही ड्रॉ करेगा। तो बेसिकली हम इसमें क्या करने वाले हैं कि यहां को, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग बस यहां से यहां पहुंचा दे रहे हैं, यहां पहुंच गया तो सर्कल ड्रॉ कर ही लेगा, नीचे गिरेगा और नीचे गिरेगा तो सर्कल के फॉर्म में गिरेगा। आपने क्या किया, एक आप रॉड ले लो और रॉड को आप ऊपर तक यहां तक ले जाके छोड़ दो, ठीक है ना। और ये नहीं अब उस इधर बीच में पूरा छोड़ दो, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, तो थोड़ी सी इधर की ओर इसको वेलोसिटी, थोड़ी सी इधर की ओर इसकी वेलोसिटी दे दो उस रॉड को। आप देखोगे वो क्या करेगा, एक सर्कल उसका, उसकी उस रॉड के एंड पॉइंट को देखो, आप उस रॉड के एंड पॉइंट को आप देखो तो वो एक सर्कल ड्रॉ करता हुआ नीचे आएगा। तो हमें क्या करना है, बस इसको यहां से यहां पे पहुंचा देना है। कैसे पहुंचाएंगे, वेलोसिटी देके। तो उस वेलोसिटी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बच्चों हम लोग इसको ले लेंगे रेफरेंस हाइट, रेफरेंस हाइट यानी कि h इक्वल टू 0, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, दोनों को इक्वेट कराएंगे, आंसर आ जाएगा। बच्चों इस पॉइंट को मैं लेता हूं A, इस पॉइंट को लेता हूं मैं B, तो पोटेंशियल एनर्जी एट A कितना हो गया 0, क्योंकि हमारा इसी को मैंने रेफरेंस हाइट ले लिया h0। काइनेटिक एनर्जी एट A, इसको मैं ले लेता हूं कि मैंने इसको दिया है वेलोसिटी भी, मैंने इसको यहाँ पे दिया है वेलोसिटी भी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ mv²। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट बी की। तो बच्चों अगर इसका, इस रॉड की हमें लेंथ दी हुई है, इस रॉड की हमें लेंथ दी हुई रहेगी l, इस रॉड की हमें लेंथ दी हुई है l, तो आप बताएं कि अगर इसको आपने रेफरेंस हाइट लिया है तो यहां से यहां तक की हाइट कितनी हो गई, ये l, ये थोड़ा सा ज्यादा बन गया है, लेकिन अगर हमारा, चलो इसको मैं यहां कर देता हूं, है ना। तो अगर आप देखें तो यहां से यहां तक अगर l है, अगर यहां से यहां तक l है, तो बच्चों यहां से यहां तक भी l ही होगा, है ना। रेडियस यहां से यहां तक l होगा, यानी यहां से यहां तक की हाइट क्या हो गई 2l। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, मान लिया मैंने इसका मास है m, तो mg इंटू 2l, mg इंटू 2l, ठीक है बच्चों, ओके। और काइनेटिक एनर्जी 0, 0 क्यों, मैंने क्या बोला, आप बस इसको यहाँ पे पहुंचा दें और इसकी हल्की सी वेलोसिटी इधर की ओर रखें, और हमें मिनिमम वेलोसिटी बोली है ना, तो मिनिमम में हम लोग इसको यहाँ पे 0 भी कर सकते हैं, बहुत बहुत छोटी सी वेलोसिटी 0.00001 भी होगा तो भी हमारा ये इधर की ओर गिर जाएगा, मतलब बस इसके इधर की ओर गिरने की टेंडेंसी होनी चाहिए, तो वो हमारी कितनी भी स्मॉल वेलोसिटी होगी तो उससे मिल जाएगी इसको। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग 0 लिख सकते हैं। जैसे मान लो आपने वेलोसिटी ले ली इसकी इधर की तरफ 0.00001, उसका स्क्वायर करोगे और छोटा हो जाएगा, तो इसके रिस्पेक्ट तो 0 ही हो जाएगा ना, तो उसको हम लोग 0 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के एनर्जी को इक्वेट करा देंगे, मतलब क्या है कि टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। टोटल एनर्जी एट ए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ mv² प्लस 0 यानी हाफ mv², और टोटल एनर्जी एट बी कितना हो जाएगा, p प्लस की हमारा k, ये हो गया हमारा mg इंटू 12, और ये हमने ले लिया है 0, तो mg इंटू 12, m से m गॉट कैंसल आउट, v² आ गया हमारा कितना
4gl, भी आ गया हमारा √4gl। तो बच्चों हमें इसको यहाँ पे मिनिमम कितनी वेलोसिटी देनी होगी, √4gl। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और l लेंथ ऑफ द रॉड। तो हमारा ये क्या करेगा, एक कंप्लीट सर्कल ड्रॉ करेगा। ठीक है, रॉड मासलेस है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, काफी आसान प्रॉब्लम था, आगे बढ़ते हम लोग। अच्छा बच्चों, अगर आपको दिया हो गया होता कि बताइए कितनी वेलोसिटी दे कि यहां तक पहुंचे, कितनी वेलोसिटी दे कि यहां तक पहुंचे, तो क्या करते आप बताएं। तो बच्चों वैसे केस में हम लोग क्या करते, कि जो हमने P at B जो हमने mg इंटू 12 लिया था, अब हम mg इंटू L लेते, बाकी सब कुछ सेम ही रहता। तो हमारा आंसर कितना आ जाता, V मिनिमम इज इक्वल टू √2gl। मतलब यहां तक पहुंचाने के लिए हमें V होनी चाहिए कितनी, √2gl। यहां तक पहुंचाने के लिए V कितनी होनी चाहिए थी, √4gl। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। चलिए, अब बच्चों इसमें ये मैंने क्या बताया आपको कि रॉड के लिए, ये हो गया हमारा एक रॉड के लिए। स्ट्रिंग का भी होता है कि अगर स्ट्रिंग को हम यहाँ पे कितनी मिनिमम वेलोसिटी दे कि हमारा ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए। लेकिन बच्चों इसके केस में, या फिर हमारा ये एक कंप्लीट सर्कल ड्रॉ करे, कंप्लीट सर्कल में रिवॉल्व करे। लेकिन बच्चों वैसे प्रॉब्लम के लिए हमें जरूरी है सेंट्रीफ्यूगल पढ़ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सूडो फोर्स पढ़ना। तो ये सब मैं पहले आपको एनएससीजेएस क्लास में बताऊंगा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। फिर एनएससीजेएस की जो वर्क एनर्जी पावर लेक्चर होगी उसमें मैं आपको समझाऊंगा। तो बच्चों आज क्लास में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो लेक्चर में।